स्टार्ट कर रहे हैं कि कल जो पहले वाला वीडियो था उसमें जो है हमने देखा था कि संविधान कैसे आया, कब से आया, तो अंग्रेज के आने से संविधान का निर्माण हुआ। और उसके बाद देखिए कि कैसे कैसे आया। उसके बाद देखिए कि 1773 से लेके 1853 तक का एक्ट को देखिए। और 1853 के एक्ट के बाद 1858 से भारत शासन अधिनियम और 1947 तक का अधिनियम देखिए किस किस प्रकार से जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारा संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। आज जो है जो हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, जैसे कि हमें बता दें कि 1947 में जो है देश आज़ाद हुआ था और विभाजन भी हो चुका था। तो उसके बाद जो है देश आज़ाद होने के बाद जो है क्या क्या हुआ, तो उसके बाद जो है एक संविधान सभा की बैठक हुई और अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। तो यही दो बात पर आज बात करने वाले कि संविधान सभा की बैठक कैसे हुई और अंतरिम सरकार की बैठक, अंतरिम सरकार कैसे बना, अंतरिम सरकार कैसे बना। तो आज बेसिकली जो बात करने वाले हैं किस पोर्शन पे, तो संविधान सभा सभा और अंतरिम बैठक। अंतरिम बैठक, अंतरिम सरकार कैसे बनी, इसी के बारे में संविधान सभा और अंतरिम सरकार के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने ढंग से ब्रिटेन को पीटा। ब्रिटेन को, रसिया को, पोलैंड को, जर्मनी को, जर्मनी का ही था सॉरी, जर्मनी ने पोलैंड को, रसिया को, बल्कि यूरोप में लगातार त्राहिमाम मचा दिया था। वो जो आर्य जो थे, मतलब कि वहाँ के नॉर्मल, जो जर्मनी के नॉर्मल निवासी थे उसको आर्य कहते थे और जो बाहर के आए थे उसको अनार्य कहते थे। तो बेसिकली जो है हिटलर का कहना था कि ये अनार्य व्यक्ति जो है, मतलब जो आर्य नहीं है, वो क्या करता है, मतलब कि ज़्यादा चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है और उसको नफरत हो गया था अनार्य से, इसीलिए अनार्य को खोज खोज कर पीटता थे। उसी में यहूदी भी थे, उसी में यहूदी भी थे। उस समय यहूदी जो है 90 लाख यहूदी पूरे यूरोप में था और उसमें से 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। वो अलग अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट उसी पर करते रहते थे, पकड़ पकड़ कर जितना भी खराब खराब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। कोई बड़ा हॉल है तो बड़े हॉल में क्या करते थे, सभी यहूदी को धर देते थे और गेट बंद कर देते थे और एक महीना बाद आते थे देखने की क्या पता, तो भूखे सब मर जाया करता था। कुछ को दफना दिया, कुछ को बम से मार दिए थे, तो कुछ को गोली से मार दिया करते थे। इसी बीच जो है अल्बर्ट आइंस्टीन भी यूरोप से भागे और अमेरिका में जाके शरण लिए, क्योंकि वो भी रहते तो उनको भी मार देते। तो यहूदियों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ। अत्याचार बस तीन गो पर ज़्यादा हुआ है, एक SC ST, महिला और यहूदी। यहूदी भी बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा है, यहूदी को भी बहुत अत्याचार था। अभी तो फिलहाल सही है कि यहूदियों के पास अपना देश है इजराइल और काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। यहूदी जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध परिवार से थे, इसीलिए उससे लोग जलते थे। अभी भी सबसे ज़्यादा अगर पदक जीतने वाला कोई अति है तो यहूदी है। सबसे ज़्यादा जो सम्मानित पदक जीतने वाला यहूदी है। 20% पद अगर कहा जाए तो यहूदी अकेले जीता है। तो इस समय जो थी, जो बेसिकली बात किया जाए तो संविधान सभा आया कैसे, तो संविधान सभा के आने का कारण था कि 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया, जहर खा लिया और गोली मार लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में सरकारें बनने शुरू हो गई। इंग्लैंड में सरकार बनने फिर से चुनाव आया और चुनाव में जो था दो पार्टी थी, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी जो है लेबर पार्टी। दो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और लेबर, कंजर्वेटिव पार्टी को चर्चिल जो था इसका प्रधानमंत्री था और इसका जो कमांड कर रहा था वो जो था वो क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली, एटली।
चर्चिल जो था इससे पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री 1940 से लेकर 1945 तक जो था, जो है वो चर्चिल ही था। चर्चिल ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चर्चिल जो है वो बहुत ही, कह सकते हैं, भारत के प्रति उसमें कोई भी दया भावना नहीं थी। और खासकर महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा करते थे, अर्धनग्न फकीर। सबसे ज्यादा नफरत चर्चिल जो है महात्मा गांधी से करते थे। जब 1945 के बाद भारत में भूख हड़ताल, मतलब 1942 की 43 के दरमियान में बंगाल में जो हुआ था कि अकाल पड़ गई थी, जिसके कारण वहाँ लोग मर के लाश उमड़ रहा था। तो वहाँ उस समय जो वायसराय थे उन्होंने खत लिखा कि यहाँ भूख बहुत ज़्यादा अति अकाल पड़ी हुई है, आप अनाज भेजिए। तो जो जनता मर रही है, तो उनका कहना था कि गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा, गांधी को मर जाना चाहिए। और गांधी जी ने उस समय भूख हड़ताल किया था, तो उस को जांच कराने के लिए कि गांधी जी बस पानी ही पी रहे हैं भूख हड़ताल में, इसके लिए वो डॉक्टर की टीम को बुला कर लाया था कि जांच करो कि यह व्यक्ति केवल पानी ही पी रहा है ना, इसमें कोई प्रकार का साथ ही, मतलब कि कोई प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि प्रोटीन वाला सब्सटेंस मिलाकर नहीं ना पी रहा है। इसकी चेक करने आया तो पता लगा कि नहीं, गांधी जी बस पानी ही पी रहे हैं। और उसके बाद गांधी जी ने अपने जितने दिनों का रखा था भूख हड़ताल, उतने दिन को भूख हड़ताल करके उसके बाद भूख हड़ताल पर से उठे। चर्चिल की सरकार उस समय थी और उसी समय इंग्लैंड फुटाया था, उसी समय इंग्लैंड फुटाया था। इसके कारण क्या हुआ था, पहली बार कंजर्वेटिव पार्टी जब 1945 का चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी बिछी और इधर लेबर पार्टी। चुनावी मुद्दा देखते रहते हैं कि चुनावी मुद्दा में वादे हजार किए जाते हैं, इश्क और चुनाव में वादे हजारों किए जाते हैं। जीतने के लिए कोई कुछ जो कहिए उस समय वो वादा कर देता है, भले पूरा ना हो वो अलग बात है। हमारे यहाँ ही अगर देखा जाए कि बीजेपी या कांग्रेस अलग अलग प्रकार की वादे करते रहते हैं और हर नेता अलग अलग प्रकार का वादा करते रहता है। मेरी सरकार रहती तो ये रोड थोड़ी रहता, ये हाईवे, ये रनवे रहता। कौन, मतलब ये रोड नहीं रहता, रनवे रहता। तो हर प्रकार, हर जो है इसमें वादे करते रहते। तो लेबर पार्टी की सरकार जो है क्लेमेंट एटली, उस समय जो है जनता कह रही थी कि भारत में हमारा सैनिक क्यों है, भारत में सैनिक क्यों है, सैनिक को बुलाओ, सैनिक भारत में क्या कर रहा है, वहां से कुछ आमदनी आ नहीं रहा है और झूठे का सैनिक वहां रख के और इधर जिधर पिटाते रहते हैं। तो क्लेमेंट एटली ने उस समय चुनावी मुद्दा में यह कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे और अपनी जो सेना है उसको वापस ले आएंगे। ये बात जब भारतीय सुने तो भारतीयों ने भी इसके प्रचार प्रसार में सहायता किया, प्रचार प्रसार, क्लेमेंट एटली जिंदाबाद करके नारा उरा लगाया। और दुर्भाग्य हुआ कि उस समय चर्चिल की सरकार नहीं बनी और क्लेमेंट एटली जो है वो 145 सीटों से बहुमत हासिल कर लिया। और हुआ वही, क्लेमेंट एटली जो है सरकार बनते ही वो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में ना, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था, तो क्लेमेंट एटली की जब सरकार बनी 1945 में इंग्लैंड में, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा था। इसी के आधार पर जो है हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण जो है इसी के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का निर्माण इसी के आधार पर हुआ था। इसमें जो है 3 सदस्य थे। इसमें जो है 3 सदस्य थे, एक थे क्रिप्स, एक थे अलेक्जेंडर जेंडर और एक थे लॉरेंस। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस की अध्यक्षता जो थी वो लॉरेंस कर रहे थे। इसी के आधार पर हमारा अंतरिम सरकार भी गठन हुआ, हमारा अंतरिम सरकार भी इसी के आधार पर गठन हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। यहाँ तक बात समझ गए।
अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे, इसके आधार पर जो था अंतरिम सरकार में जो सदस्य था, इसमें जो है जो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। किसको बनाया गया? नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। गृह मंत्री जो था, ये जो हम बता रहे हैं ये अंतरिम सरकार की बता रहे हैं। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की कि मंत्रिमंडल जो थे ना, अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को गठन हुई थी। अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल जो है ये 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ। इसमें जिन्ना जो है वो कहा कि हमको अलग भारत चाहिए, हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। माउंटबेटन कहा कि जिन्ना को पागलपंथी सवार है, आप क्या कीजिए कांग्रेस और सदस्य सब और पार्टी सब मिलके आप पहले संविधान में बनाइए, इस जिन्ना को उनके पागलपंथी सवार है। जब इस समय जो है 2 सितंबर जो है 2 सितंबर 1946 को बैठा, तो इसमें जो है जिन्ना भाग नहीं लिया, पहले जिन्ना भाग नहीं लिया। तो इस समय प्रधानमंत्री जो है वो नेहरू जी को बनाया गया। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको अलग से लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसी का नाम भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। मतलब भारत को एकीकृत करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो है गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जो स्टैच्यू है वो नर्मदा जिला में, गुजरात के नर्मदा जिला में 182 मीटर ऊंचा जो है, जिसका उद्घाटन फिलहाल में 2018 में मोदी जी किए थे। इनको जो है लौह पुरुष कहा जाता है। इनको सरदार की उपाधि जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनको सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बरदौली की महिलाओं ने। जब बरदौली आंदोलन को सफल कर दिया तो इनको वहाँ सरदार की उपाधि दी गई थी, वहाँ इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद है जो है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह जो थे एक सिख पॉलिटिशियन थे। सिख धर्म जो है हमारे सिख भाइयों, उसी के पॉलिटिशियंस के थे सिख। आप जानते होंगे सिख बहुत ज़्यादा भारत में सिखों का बहुत अच्छा योगदान है। भारत के अगर क्रांतिकारी का देखा जाए, पॉलिटी में देखा जाए, या जिस भी क्षेत्र में देखा जाए तो सिख का बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे कि 1971 में ही जो है हमारा युद्ध जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय जो है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी मात्र 120 जवानों के साथ लोंगेवाला पर रात भर उस पाकिस्तान के सभी टैंकों को और उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, और लड़े ही नहीं, उसको खदेड़ भी दिए थे। आज जो है मेजर चांदपुरी की मृत्यु हो गई, 2018 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सिख जो है बहुत ज़्यादा, जिस क्षेत्र में देखे जाए तो उस क्षेत्र में इन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है। इन लोग का जो है चिड़िया मैनू बाज लड़ावा, गीदड़ मैनू शेर कहावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। इन लोग का गुरुद्वारा भी बहुत अच्छा चलता है। जब हम कभी पटना जाते रहते हैं तो गुरुद्वारा में जाके खाना खा लेते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं जाते हैं, मतलब अच्छा लगता है कि गुरुद्वारा में सत श्री अकाल बहुत अच्छा से उन लोग बहुत अच्छा से गुरुद्वारा में इज्जत से बैठा उठा के खिलाते रहते हैं। अभी भी जैसे जहाँ जहाँ इन लोग का गुरुद्वारा लंगर चलती है। सिख धर्म का अगर जो बात करें तो सिख धर्म तो हिस्ट्री का पोर्शन है, कि हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। इसका संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु गोविंद सिंह जो है बिहार के पटना में 1666 में उसकी जन्म हुई थी। इसी के कारण पटना में गुरुद्वारा उसके नाम पर खुला हुआ है।
बलदेव सिंह जो थे ये सिख पॉलिटिशियन थे, इसी को रक्षा मंत्री का पद दिया गया था उस समय। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का, श्रम का जो है श्रम मंत्री का जो पद था, ये इसका जो पद था वो जगजीवन राव को था, जगजीवन राव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कौन थे, तो जगजीवन राव थे। कौन थे? जगजीवन राव थे। कौन थे? जगजीवन राव थे। रेल मंत्री जो है रेल मंत्री जो है वो दिए थे असफ अली को, असफ अली को, असफ अली, असफ अली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि असफ रेल मंत्री उस समय किसके पास थी, तो अंतरिम सरकार में जो है रेल मंत्री असफ अली के पास थी। किसके पास थी? असफ अली के पास। इसमें जो था खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय, ये हमारे राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संभाल रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है बिहार के सिवान जिला के जीरादेई जो गांव है वहीं पर हुआ था, वहाँ जन्म हुआ था। बहुत अच्छे थे, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, हर समय अव्वल आते रहते थे। कई लोग कहते रहते हैं मतलब कि खैनी खाता है, तो वो कहता है कि राजेंद्र सिंह बाबू भी तो खैनी खाते थे। तो क्या आप लोग जो है छोटा मोटा मतलब कि राजेंद्र बाबू खैनी खाते थे, आपको ही दिखता है। वो भारत का राष्ट्रपति बना, ये आप लोग को नहीं दिखता है। वो ना पढ़ने में तेज थे, ये नहीं दिखता है। वो आंदोलन कर रहे थे, ये नहीं दिखता है। बस उसका खैनी खाना आप लोग को दिखता है। राजेंद्र बाबू जो है पटना के कॉलेज में फर्स्ट किए थे, तो उनको 30 रुपया प्रति माह पेंशन भी मिला था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति यही बने थे। 2 बार राष्ट्रपति बनने का भी अभी तक रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। इनकी मृत्यु जो है वो 1963 में हो गया। 1962 में ये जो है राजनीति से संन्यास ले लिया और सदाकत आश्रम जो है पटना का, वहाँ पे रहने लगे और वहीं पर 1963 में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु का कई कारण था। भारत जो है उस समय चाइना से युद्ध हार चुका था और ये प्रेशर बहुत से नेता झेल नहीं पा रहे थे। इस दुख को बहुत से नेता झेल नहीं पा रहे थे और उसमें से डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी थे और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसी बिहार के सिवान जिला से एक जो है वो नटवर लाल भी निकला था, जिसके बारे में हम वीडियो बनाए हैं कि नटवर लाल वही बिहार के सिवान जिला के बंगारा गांव से थे। मतलब कि बंगारा और जीरादेई के बीच 3-4 किलोमीटर का अंतर है। अगर किसी का घर होगा तो देखिएगा, और टहलने में भी जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य और कृषि मंत्रालय के थे। जब इंदिरा थी, जिन्ना को फिर लगा कि नहीं, मुस्लिम लीग को लगा ठीक है कोई बात नहीं मिल जाते हैं, तो मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग ये बाद में जब इन लोग को कुछ नहीं फिर सूझा, तो ये जो है 26 अक्टूबर 1946 को इसमें सम्मिलित हुए। ये मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1947 को सम्मिलित हुए। इससे पहले मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुए थे। इससे पहले मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुए थे। इससे पहले मुस्लिम लीग नहीं थे। इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री मुस्लिम लीग को दिया गया, जो गजानदर अली खां थे, गजानदर अली खां। वित्त मंत्री जो है वो लियाकत अली खां, वो लियाकत अली खान थे। लियाकत ये अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार के बाद देखते हैं कि उस समय जो है वो संविधान बनते समय जो है उस समय क्या क्या हुआ था। तो भारत में जो है प्रांतों में कुल जो है सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूरे भारत में जो है वो 389 था। कितना था? 389 था। पूरे भारत में 389 था। और इसमें से जो है 15 महिला थी। इसमें से कितनी थी महिला? 15 जो थी वो महिला थी। पूरे भारत में जो है उस समय पाकिस्तान भी हमारा ही था, तो 389 जो है वो सदस्य थे कुल। एक जो है एक सदस्य 10 लाखों पर एक सदस्य को निर्धारित किया गया था। तो 389 सदस्य थे, उसमें से 15 महिला थी। इसमें से
गौर कीजिएगा, हम जो समझा रहे हैं इसमें कई को कन्फ्यूजन होते रहता है, इसीलिए इस बात को ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इसमें जैसे युद्ध है वो 296 जो है वो सदस्य वो ब्रिटिशर्स प्रांत के हैं। देखिए ब्रिटिशर्स प्रांत अलग थे और ये देसी रियासतें अलग थी। ब्रिटिशर्स प्रांत जो है, जो ब्रिटिशर्स जीत लिए थे उस प्रांत को ब्रिटिशर्स प्रांत कहा जाता था, और जिस प्रांत को ब्रिटिशर्स ने समझौता किया था तो वहाँ देसी रियासतें थी, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। तो इस सब वाला पोर्शन, जैसे राजस्थान में देखा जाए तो उस सब वाला पोर्शन में जो था देसी रियासतें भी थी, उसे 552 देसी रियासतें भी थी। तो जो ये प्रांत था, ये जो ब्रिटिशर्स प्रांत था उसमें 296 सीट थी। ये किस में थी? ब्रिटिशर्स प्रांत में। इसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। 208 सीटें जो था वो कांग्रेस ने प्राप्त किया था। 73 सीटों ने पर मुस्लिम लीग और 15 सीट पर अन्य सदस्य थे। 15 सदस्य पर अन्य सदस्य थे। इसमें से इस संविधान सभा में हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद का कहना था कि हम भारत में मिलेंगे ही नहीं तो हम संविधान में क्यों भाग लें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कोई बात नहीं बाबू, फड़फड़ा लो जितना फड़फड़ाना है, तुमको तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं हो संविधान सभा में मिलोगे अभी, तो ये तो संविधान बनबे करेगा, तुमको तो बाद में देखेंगे। तो इसमें जो है हैदराबाद जो है इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद जो है देसी रियासत, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद जो अभी आपको दिख रहा है ये छोटा सा हैदराबाद है, ये तो अभी तेलंगाना की राजधानी को हैदराबाद बनाया है। उस समय जो हैदराबाद था वो बहुत बड़ा था। हैदराबाद जो देसी रियासत थी वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ी देसी रियासत जो था हैदराबाद ही था। अभी तो हैदराबाद को छोटी नस बना दिया। इसमें भाग नहीं लिया था, ये भाग नहीं लिया था। समझ आ रहा होगा। इसका जो है संविधान सभा का जो चुनाव है वो जुलाई और अगस्त जो है 1946 में हुई थी। जुलाई से अगस्त में 1946 में हुई, इसी बीच हुई। इस चुनाव में जो है आंशिक रूप से चुनाव हुई थी। कैसे चुनाव हुई थी? आंशिक रूप से, मतलब कि इसमें जो है 1937 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, जो कि हम बताए थे 1935 के संविधान संशोधन में या अधिनियम में, तो उसके तहत जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वही विधानसभा के सदस्यों ने इसमें से निर्वाचित हुए और उसी को मनोनीत किया गया था। इसमें जनता भाग नहीं ली थी। ये जो चुनाव हुआ था इसमें कोई प्रकार का जनता भाग नहीं ली थी। इसमें जो है आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से क्या हुआ? मनोनीत। मतलब समझ गए ना? मतलब कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत का मतलब यही है कि इसमें जनता ने भाग नहीं लिया था, विधानसभा का जो सदस्य था उन्होंने ही इसमें भाग लिया था, ये वही इसमें भाग लिए थे। इसमें जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो थे, अम्बेडकर साहब वो जो है बंगाल से चुनाव लड़े थे। कहाँ से चुनाव लड़े थे? बंगाल से लड़े थे। चुनाव जो है अम्बेडकर साहब बंगाल से लड़े। लेकिन जब 1947 में भारत और बंगाल का जब बल्कि पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो बंगाल वाला जिस प्रांत से अम्बेडकर जी चुनाव लड़े थे वो पाकिस्तान में पड़ गया, वो पूर्वी पाकिस्तान में पड़ गया जो अभी बांग्लादेश है। तो मुस्लिम भी खुश हुआ, पाकिस्तान खुश हुआ कि अम्बेडकर जी अब हमारे में आएंगे और हमारा संविधान लिखेंगे। अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया, हमको भारत से बाहर नहीं जाना है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर डॉक्टर राजेंद्र बाबू क्या किए, उसको कहे कोई बात नहीं, आप चिंता मत लीजिए, हम आपको महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा देते हैं। और महाराष्ट्र से फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद इससे जो है विभाजन उनके बाद हो गया, तो ये जो है महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और उनके बाद फिर से यहाँ से जीतकर उसके बाद संविधान सभा में भाग लिया। क्यों? तो देखिए आप अगर जब तक
जनता ना आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हो, तब तक आप उस पर कानून नहीं बना सकते, आप उस पर कानून नहीं बना सकते। वो आगे हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे। तो अम्बेडकर जी है जो, वो महाराष्ट्र से फिर चुनाव लड़े। कहाँ से लड़े? चुनाव महाराष्ट्र से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो है मतलब कि अब तो हो गया, तो अब क्या हुआ कि पहली बैठक हुई। पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसमें जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है उसको कहा कि देखिए, इसमें वरिष्ठ जो थे, सबसे ज़्यादा अगर बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो कहा कि इसी को आज के लिए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। इस दिन जो है वो वरिष्ठ से सबसे ज़्यादा, तो उसी को अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को तत्काल के लिए बना दिया गया था। तत्काल के लिए किसको बना दिया गया? इन्हीं को बना दिया गया था। इनके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद पुनः जो है वो बैठक हुई। और इस बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष वो राजेंद्र जी को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। और इनके सलाहकार के लिए जो है वो BN राव को दे दिया गया था। सलाहकार जो थे इनका, सलाहकार वो BN राव को दे दिए थे। सलाहकार जो थे वो BN राव को दे दिए थे। सलाहकार BN राव को। BN राव काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अगर BN राव के टक्कर में कोई व्यक्ति था तो भीमराव अम्बेडकर था। म्यांमार का जब संविधान बना था 1947 में, तो उसकी अंतिम मसौदा को देखने के लिए BN राव को आमंत्रित किया था म्यांमार की, आइए और हमारा संविधान का अंतरिम मसौदा देखिए। तो BN राव ने 15 बल्कि अगस्त 1947 में, अगस्त 1947 में ये वहाँ गए और उसके बाद उनके मसौदा को देखा, कहा ठीक है बनाइए संविधान। और उसके बाद जब ये क्लियर कर दिए कि ठीक है जो आपका संविधान मसौदा अच्छा है बना दीजिए इसी पर, तब 1947 में सितंबर 1947 में म्यांमार ने अपना संविधान लागू किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसके टक्कर में अगर कोई थे उस समय तो थे भीमराव अम्बेडकर उस पूरे संविधान सभा में। इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए? जवाहरलाल नेहरू ने इस समय जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था।
उद्देश्य का प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य का प्रस्ताव मतलब यही था कि संविधान जो हम बना रहे हैं ये कैसा बनाया जाए। जिस प्रकार जो होता है किसी फिल्म का पहले ट्रेलर होता है कि ये चीज़ इसमें होगा और उसी के अनुसार से पिक्चर बनती है। मतलब ये चीज़ जो होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, सब हम जो है जो विदेश नीति को अच्छा रखना चाहेंगे, हम जो है अदालत को शक्तियाँ ज़्यादा देना चाहेंगे, सब जो है अदालत में कभी भी जो है ये संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, संसद में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो क्या क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, हम भारत जो है पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, हाँ सभी की धर्म की जाति की सभी की इज्जत करना चाहिए। ये सब जो मसौदा था मतलब कि एक ट्रेलर जिसको कहते हैं ट्रेलर, और उसके बाद ये पिक्चर मतलब कि ये जो है उद्देश्य का प्रस्ताव किया और कहा कि इसी के आधार पर हमारा संविधान बनना चाहिए, इसी को बेस लेकर कि इसी के दायरा में हमारा संविधान को आप अम्बेडकर जी बनाइए। तो ये जो है 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे जाकर उद्देश्य का प्रस्ताव या उसी को प्रस्तावना जो कहते हैं, प्रस्तावना, यही आगे जाकर नॉर्मली भाषा में तो आप लोग प्रस्तावना ही अच्छा से समझते हैं, तो यही प्रस्तावना का रूप लिया जो आज हम लोग पढ़ते रहते हैं। हम भारत के लोग, भारत को हम जब बच्चा थे तो क्लास में हमको बहुत ज़्यादा यही पढ़वाते रहता था। मतलब कि प्रेयर होता था ना, उसमें हम ही को धर देता था, बहुत गुस्सा चढ़ता था उस समय। मतलब कि पढ़ाना में बहुत गुस्सा चढ़ता था। तो ये जो है प्रस्तावना है जो आप लोग पढ़ते होंगे, अगर बच्चे रहे तो सब कोई पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे भाई। 2008-7 के दरमियान हम पढ़ते रहते थे। तो उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, वही जो है 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, जो स्वीकार किया गया अथी के तहत। जब अथी भारत से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो 14 अगस्त 1945 को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, सॉरी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसके साथ जो उसकी अथी थी, जो उस क्षेत्र से जो जीते हुए प्रतिनिधित्व नेता थे वो भी भारत छोड़ के चले गए, वो भी छोड़ के चले गए। तो ये जो 389 था, ये था जब अखंड भारत था, और जब पाकिस्तान चला गया तो इसकी संख्या 299 हो गई। अब बस 299 सदस्य बचे थे। ये 299 सदस्य जो है पाकिस्तान की जो है विभाजन होने के बाद जो है 299 सदस्य बचे। और जिस समय हमारा संविधान निर्माण हुआ उस समय 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए, 284 सदस्य ने ही हस्ताक्षर किया और उसमें से 8 महिला थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना महिला थी उस समय। जो है जब संविधान बनने वाला था तो उस समय 15 महिला थी, और जिस समय हमारा संविधान बना तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया और उसमें से 8 महिला थी। उसमें से क्या थी, 8 महिला थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग। इसमें 389 सदस्य उस समय था। उसके बाद जब पाकिस्तान विभाजन हुआ तो 299 सदस्य बचा, और 299 सदस्य में से उसके बाद जब तक संविधान जब बना हमारा, जब आखिरी जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने का समय है, 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जो है 284 व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया, जिसमें से 8 महिला थी, जिसमें से ही 8 महिला थी। बाइली से 8 महिला मत जोड़ दीजिएगा आप लोग। संविधान सभा में जो भी अथी निर्णय लिया जाती थी वो सहमति से लिया जाती थी। देखिए इसमें सहसम्मति बल्कि सभी का सहमति नहीं होता था, सभी का सहमति तो कभी ना हो कोई चीज़ में। तो सहमति एक बेसिकली सहमति से ही संविधान का जो है वो सब नॉर्मली संविधान का जो है सबकी सहमति से ही लिया जाता था, सब सहमति से ही जो है इसमें जो भी चीज़ लाना रहता था वो सब सहमति से लिया जाता है। इसमें बल्कि वोटिंग नहीं करवाई जाती थी। वोटिंग कराने से जो होता है इरिटेशन पैदा होता है, एक दूसरे में तनाव पैदा होती है, झलझलाहट पैदा होती है, जिसके कारण वोटिंग नहीं कराया गया।
सहमति के आधार पर ही इसमें जो है इस संविधान सभा में जो भी चीज निर्माण होती थी इस सहमति के आधार पर होती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसके आधार पर होती थी, सहमति के आधार, सहमति के आधार पर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो था कि संविधान सभा का कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों को बनाया गया था। संविधान सभा का जो काम था उसको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की समिति बनाई गई थी, विभिन्न प्रकार की समिति बनाई गई थी, जिसमें थी एक संघ समिति। संघ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू जी थे। पूरा नाम लिखने में बहुत होती होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका पूरा नाम है। उनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1964 में, वही 1962 का जो शोक हुआ पाकिस्तान, हमारा भारत जो है उस समय चाइना से हार गए थे हम लोग, तो इसके कारण इस शोक को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हीं के कारण इन लोग की लगातार देहांत हो रही थी। तो संघ समिति में क्या क्या था, मतलब संघ जो है केंद्र लेवल का जो भी चीज देखना है ये नेहरू जी देख रहे थे। ये कौन देख रहे थे, नेहरू जी देख रहे थे। राज्य लेवल वाला भी जो चीज सब मैक्सिमम चीज जो है वो नेहरू जी ही देख रहे थे। दूसरा जो प्रांत में जो था, ये प्रांत समिति, मतलब प्रांत में क्या क्या हो रहा है इसके लिए, और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इन दोनों को ले पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अभी थोड़ा सा टफेस्ट लग रहा होगा, मतलब कि थोड़ा समझाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ अपने आप समझ आ जाएगी। प्रांत समिति जो है, प्रांतों में जो क्या क्या हो रहा है इसके लिए समिति का अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार जो होता है हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो हमारा अधिकार है, जैसे कि हमारा अधिकार है समानता का अधिकार है, मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए भाग 3 है। इसके लिए संविधान जब बनेगा तो हम संविधान पढ़ेंगे, उसमें भाग 3 जो है उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बस इसी के बारे में पढ़ना है। तो उसमें है कि हमें जीने का अधिकार है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, हम छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, हम उपाधि नहीं रख सकते हैं, सब विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब समान है। ये सब बात जो है हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, हम क्या, जैसे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, क्या क्या उसमें मौलिक अधिकार है, हमारा शोषण कोई नहीं कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता दिया है, संवैधानिक उपचार दिया हुआ है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का उपयोग कर। तो ये जो है क्या क्या हमारा मौलिक अधिकार है, हमको घूमने की स्वतंत्रता है, टहलने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस जो है मतलब किताब कोई भी प्रकार का अखबार छापने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की तमाम स्वतंत्रता को हम डीपली से, अभी अगर हम सब पढ़ाने लगे तो शायद 1-1.5 घंटा उसी में लग जाएगा। तो ये सब हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, इस बात की संरक्षक करने के लिए अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसमें जो है अथी था, इसमें जो प्रारूप समिति, पहले झंडा समिति पढ़ लेते। झंडा समिति के लिए जो है वो जो है जेवी कृपलानी, कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, मतलब बेसिकली तो राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष थे लेकिन उनको भी बना दिया गया था। झंडा समिति जो है ये कि झंडा समिति में क्या मतलब कि भारत का जो अभी तिरंगा है
उसको कैसा स्ट्रक्चर देना चाहिए। जैसे कि भारत के जो है झंडा कैसा है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मतलब इसके बारे में जो अध्ययन बना था। तो झंडा कैसा है, भारत का झंडा जो है ऊपर में केसरिया है जो हमारे बलिदान का प्रतीक है, बीच में जो है सफ़ेद रंग है जो हमारे शांति का प्रतीक है, नीचे जो है वो हरा है जो हमारी हरियाली की प्रतीक है, उसमें जो है बीच में देखिएगा एक 24 को तिल्ली रहता है। अभी तो सब रंग नहीं है, तो ये जो बीच में जो 24 को तिल्ली रहती है ये प्रगति का संकेत है। इसका जो आकार है वो लंबाई चौड़ाई वो 3:2 में होना चाहिए, लंबाई 3 होना चाहिए, चौड़ाई 2 होना चाहिए। पहले इसका जो है पिंगैया ने जो है इसका रूप दिया था, तैयार किया था। पहली बार जो है झंडा वो जो है 1907 में मैम भीखाजी गामा ने 1907 में जर्मनी में जो है इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार जो झंडा मैडम भीखाजी गामा ने फहराया था। और मैडम भीखाजी गामा जो झंडा फहराई थी उसमें केसरिया, लाल और हरा रंग का झंडा था और उन्होंने इस झंडा को बनाकर और उनको फहराया था। मैं मैडम भीखाजी गामा को जो है, अभी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब बोल रहे हैं ना, इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा आ रहा है मुंह में। तो मैडम भीखाजी गामा को जो है क्रांतिकारी का जननी कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है, बहुत ही योग्य महिला थी। उन्होंने ही पहले बार जो है वो जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे झंडा को उठाया था। झंडा जो है उनको बाद में वो जो है उसके बारे में जो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा से पढ़ेंगे कि मैडम भीखाजी गामा भारतीयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। वो जो क्या कर रही थी कि भारतीयों के लिए नए नए प्रकार की हथियार इंग्लैंड से पहुंचाती थी भारतीयों को, ताकि भारतीयों को अच्छा से अच्छा हथियार मिल सके और अंग्रेज़ों को कूट सके, इसी के लिए। बाद में वो पकड़ा जाती हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। तो इसका जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 में होगा। क्या होगा, 3:2 में होगा, 3:2 में होगा। इसमें जो है इसके कुछ रूल है, जैसे कि 15 अगस्त के दिन जो है वो प्रधानमंत्री झंडा जी फहराते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, जिसके कारण संविधान न लागू होने के कारण इस दिन जो है प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी के कारण उस दिन जो है झंडा कौन फहराते हैं, तो उस दिन झंडा जो फहराते हैं वो जो है वो राष्ट्रपति जी फहराते हैं। वो कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति फहराते हैं। झंडा जो है इसके फहराने का समय जो होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होता है। सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त से पहले झंडा फहराया जाता है, उसके बाद अगर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाला जो समय होता है, रात वाला समय, उसमें झंडा नहीं फहरा सकते। हाँ, लगा हुआ है तो लगा रह सकता है, लेकिन झंडा फहरा नहीं सकते हैं। झंडा जो है अगर कभी भी क्रांतिकारी सब जो है वो ले जाता है तो दाहिने कंधा पे पकड़ के रखा जाता है, ना कि बाहिने बाएं कंधा पे, ये उनका रूल है। झंडा को कभी पताका जो है पताका के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, झंडा को पताका के रूप में हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। झंडा जो है अगर राष्ट्रपति मर जाता है तो शोक के रूप में या हम किसी को शोक दिखाने के लिए झंडा को थोड़ा सा झुका देते हैं। तो समझ गए झंडा के बारे में। तिरंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये झंडा समिति जो है वो JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें जैसे प्रारूप समिति प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसको बाबा साहब भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो वो मध्य प्रदेश के महू जो है वहाँ के निवासी थे, मतलब वहीं जन्म हुआ था उनका। इनकी मृत्यु जो है वो 1956 में हो गया। वो मधुमेह रोग था इनको, मधुमेह रोग के कारण दिल्ली में जो सोए ना तो सोए ही रह गए।
अभी इनका जो है, इनका बेटा था वो यशवंत अम्बेडकर था। इनका जो दो पोता है अभी, वो एक जो है वो प्रकाश अम्बेडकर और आनंद अम्बेडकर, दोनों ही अभी राजनीति में हैं फिलहाल में। एक 70 साल उम्र है उनका। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो जीवित थे, अभी इनका वंशज इसका पोता जो है वो जीवित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति का ही जो काम था, इसी का काम था संविधान निर्माण करने का। संविधान निर्माण करने का काम इसी का था। संविधान निर्माण यही करेगा, संविधान निर्माण करने का काम। इसकी जो गठन हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को इसकी गठन हुई थी, प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को इसकी गठन हुई थी। प्रारूप समिति जो है, बल्कि संविधान लिखने का काम जो है वो प्रेम बिहारी ने किया था। कई लोग कहते रहते हैं कि मतलब कि जब प्रेम बिहारी ने ही लिखा संविधान को, तो अथी गांधी जी मतलब तब भीमराव अम्बेडकर जी क्या किए जब। तो आपको हम बता रहे हैं कि अगर हम जब नोट्स बनाते रहते हैं तो टाइपिंग जो है हम टाइपराइटर को देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब हम जो बोलते हैं वही टाइपराइटर टाइप करता है। तो आप मान लीजिएगा कि हमने जो है वो नहीं नोट्स बनाया है, वो टाइपराइटर ने नोट्स बनाया है। नहीं, टाइपराइटर को जो हम देते हैं या जो हम बोलते रहते हैं बैठ के, वही वो टाइप करता है, वही टाइप करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नोट्स वो उसने बनाया, नोट्स तो हम ही बनाए थे। तो उसी प्रकार जो है भीमराव अंबेडकर जी बैठकर बोलते रहते थे, और जो है प्रेम बिहारी जो है उसको टाइप करते रहते थे। प्रेम बिहारी ने इसको हिंदी या इंग्लिश में टाइप किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में इसको हिंदी में अनुवाद करा दिया था। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। इसका जो है लिखने का जो काम था, लिखने का काम जो है, ये जो लिखने का काम क्यों किए थे, तो प्रेम बिहारी नारायण के, इन्होंने इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा था, देवनागरी और इंग्लिश में। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब इसको लिखने का काम किया था ना, कि संविधान प्रेम बिहारी ने लिखा था। कुछ जो चाय के चौराहा पर जो बैठते रहते हैं वो लोग एडवाइस देते रहते हैं कि महा अम्बेडकर जी ने क्या किया, जब लिखा ही प्रेम बिहारी ने संविधान को। तो ऐसे ऐसे आदमी, एक बार तो जब हम 5-6 साल का थे तो उस समय हम भी सुना करते थे कि हमको तो अलग ही प्रकार का बात ही रहता था। मतलब कि जो बड़े लोग कहते रहते थे वही सुनते रहते थे। तो उस समय कहते रहते थे कि जो कानून बनाने में ना गांधी जी ने ही सहायता की है, इसीलिए गांधी जी दोषी नहीं है। तो अलग अलग प्रकार का वो लोग अपना अपना जो है विद्वत्ता झाड़ते रहते हैं। इसीलिए जितना हो सके व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से, इंस्टा यूनिवर्सिटी से, इस यूनिवर्सिटियों से बच के रहिए। कि तो ये यूनिवर्सिटी जो होता है इस सबके पास नॉलेज कम रहता है। ये जो है गांधी जी को गाली देते रहते हैं, गांधी जी क्या किए। आप अपने मुखिया से नहीं लड़ सकते हैं, और वो अंग्रेज सरकार से लड़ रहे थे, और आप कह रहे हैं कि गांधी जी ने क्या किया था। आपको अगर एक विधायक बैठा ले तो आप उसको वहाँ से उठ के नहीं जा सकते हैं। और वो गोलमेज सम्मेलन में से वहाँ इंग्लैंड में से उठ के भाग आए थे कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो आप सोच सकते हो उस आदमी के पास कितना जिगर होगा। और आदमी कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया था। तो जाहिर सी बात है गांधी जी ने क्या किया था इसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना नहीं चाहता है कि गांधी जी ने क्या किया था, तो उसको ऐसे ही दिखता रहता है कि गांधी जी ने क्या किया था। तो ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक यूनिवर्सिटियों से बच के रहें। लिखने का काम जो था वो प्रेम बिहारी बोस ने किया था। ये जो है ड्राफ्टिंग जो है मसौदा, मसौदा जो था ड्राफ्टिंग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इसको संविधान निर्माता कहा जाता है। ड्राफ्टिंग जो है उसका अध्यक्ष, तो ड्राफ्टिंग समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर।
वो थे भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इसे संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो होता है, जैसे कि जीएसटी का ही ड्राफ्टिंग आया कि जीएसटी में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो ये नेता थोड़ी बनाया। इसके लिए जो है सचिव जो होते हैं, मतलब कि जो आईएएस अधिकारी जो पुराना हो चुके रहते हैं, जिसका उम्र 50-60 साल हो, 50-55 हो जाता है, तो उसको सचिव बनाया जाता है। और वो सचिव ही डिसाइड पूरा जो है इसका मसौदा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और वही ड्राफ्ट जो होता है वो मंत्री से उठा के बस लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं और उस पर साइन करवा के और करते हैं। मंत्री सबको आता ही क्या रहता है, ये जो है जितना भी काम करते रहते हैं वो आईएएस अधिकारी जो सचिव पोस्ट पे जाए रहते हैं वही लोग करते हैं। तो वही ड्राफ्टिंग का काम भी जो किए थे, मतलब कि क्या क्या होना चाहिए, ये जीएसटी, उसमें से आधा नेता को तो जीएसटी पता ना हो, और जीएसटी में 4 प्रकार का जीएसटी उसको कैसे पता हो। हमें दुख होता है कि शिक्षा पर जो है 18% जीएसटी है। जीएसटी शिक्षा कोई लग्जरियस चीज़ तो है नहीं जो इस पर जीएसटी इतना होना चाहिए। जीएसटी शिक्षा पर बहुत कम अगर कहा तो 5% कर दिया, नहीं तो जीएसटी से मुक्त किया जाए शिक्षा को। अगर आप लोग का जब अथी आए, मतलब इलेक्शन आए, तो नेता जब आपसे वोट मांगने आए, तो आप लोग ये बात सवाल उठाइए कि जीएसटी जो है कि आप शिक्षा पर जीएसटी किस चीज़ के लगाए, जीएसटी शिक्षा पर से मुक्त हो। और जिस दिन आप लोगों ने इस पर आवाज़ उठाया उसी दिन जीएसटी शिक्षा पर से कम होगा। और होना भी चाहिए। जीएसटी शिक्षा जैसे चीज़ों पर जीएसटी सुबह नहीं दे रहा है, और वो 18% जीएसटी है, बहुत ज़्यादा जीएसटी है इस पर। तो ड्राफ्टिंग जो है इसकी समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे, और भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। इसी के कारण इसको संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी के कारण इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। इसी के कारण इसको संविधान निर्माता कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा संविधान जो है वो 2 महीना 11 18 दिन में पूरा हुआ बन के। हमारा संविधान जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरा हुआ था। उस दरमियान जो है हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया था। मतलब कि हमारा संविधान में क्या क्या चीज़ अच्छा होना चाहिए, इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उस समय 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इसमें जो खर्च लगी थी वो जो है लगभग 64 लाख था। 64 लाख मतलब कि 63,96,729 रुपया लगा था। 63,96,729 रुपया। लेकिन आप लोग ये बात नहीं याद रखिए, क्वेश्चन जो पूछा जाए तो 64 लाख लगभग जो पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी एमपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें 64 लाख था। 64 लाख अगर वो भी याद करना है तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए। संविधान जो है निर्माण होते ही, जब संविधान निर्माण हो गया तो संविधान निर्माण होते ही संविधान का निर्माण हुआ। और निर्माण जब संविधान हो गया तो यही संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, यही संसद का रूप ले ली। आज जो आप पढ़ते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, ये संविधान सभा जो है जैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के निर्माण हो गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949, इसी के कारण 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। उस दिन आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। उसमें से 15 गो अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, और कहा गया कि बाइली जो है संविधान जो है वो लागू जो हम करेंगे वो जो है 26 जनवरी को करेंगे। इसमें जो है 15 गो जो है अनुच्छेद कौन कौन लागू हुआ था, तो नागरिकता का अधिकार में जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9,
उधर राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। 324 अनुच्छेद, 324 अनुच्छेद, 366 अनुच्छेद, 367 अनुच्छेद, उधर जो है 366, उधर 67, 378 अनुच्छेद, 379 अनुच्छेद और 380 अनुच्छेद, 388 अनुच्छेद, 391 अनुच्छेद, 392 और 393 अनुच्छेद को 15 अनुच्छेद को उस समय लागू कर दिया गया। ये अनुच्छेद में क्या क्या थी, इस बात को पढ़ने के लिए आगे जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डीपली समझ आएगा। देखिए थोड़ा सा एक बात कही जा सकती है, एक बात ये कही जा सकती है कि ये वाला पोर्शन में अगर थोड़ा कम भी समझ आ रहा होगा अभी आप लोगों को तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। कारण कि इसमें से जो बेसिकली जितना सी बात है कि जैसे कि हम अभी अनुच्छेद बोल रहे हैं तो अनुच्छेद आपको नहीं पता होगा, नागरिकता क्या है नहीं पता है, कारण ये हम पढ़ाए नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे तो ये वाला पोर्शन आपका धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ये वाला पोर्शन धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा और एक बार जब आप फिर से रिवाइज कीजिएगा तो अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा, उस समय कुछ नहीं बचेगी। तो संविधान निर्माण में संविधान जो है, संविधान निर्माण होने के बाद संविधान को संविधान सभा जो है वो संसद का रूप में परिवर्तित हो गई। वही आज संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। संविधान सभा जो है वो 24 जनवरी 1950 को ख़त्म कर दी गई थी। संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, तो इसका जो है पिछले इतिहास में, बल्कि पीछे हम अगर अपना इतिहास पलट के देखें तो आज से 20 साल 22 साल पहले जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1919 का जो अधिनियम आया था उसके तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था। तो अब मोतीलाल नेहरू जी का कहना था कि प्रांत में द्वैध शासन नहीं चाहिए, मतलब आधा आधी नहीं चाहिए, पूरा प्रांत हमको पूरा दे दीजिए आप लोग। तो इस पर अंग्रेज ने भगा दिया। अंग्रेज ने मोतीलाल नेहरू को कहा जो नहीं, आपको नहीं मिल सकता है। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश मेरा और तुम हमको ये बताओगे कि मुझको हमको की मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बल्कि देश मेरा, तुम डिसाइड करो कि हमको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर जो है क्या किए, जो 1929 में जो है कांग्रेस अधिवेशन जो दिसंबर में हुई उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जी कहा कि आज से जनवरी जो है उसके लास्ट जो है रविवार, जनवरी के महीना की लास्ट रविवार को हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज। अब हमको कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए तुमसे, मेरा देश है तुम राज करोगे, आज से हम लोग स्वतंत्र है। तो इस दिन को याद रखने के लिए, ये दिन को एक खास महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान को लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसी के तहत जो है हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था उनको अपना लिया गया। राष्ट्रगीत के रूप में जो है वो वंदे मातरम को अपना लिया गया, जिसको बंकिम चटर्जी ने लिखा हुआ था। हमारे संविधान सभा में जो है वो 3 वाचन हुए और 11 बैठक हुई थी। 3 वाचन और 11 बैठक हुई थी। कितने वाचन? 3 वाचन और 11 बैठक हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि तो नहीं आएगा तो सिलेक्शन थोड़ी होगा। सिलेक्शन के लिए समझ में आना भी चाहिए। तो इसमें जो है 3 वाचन हुआ था। इसमें 3 वाचन और 11 बैठक हुई थी। 11 बैठक हुई थी। कितना बैठक हुई थी? 3 वाचन हुआ था और इसमें 11 बार बैठक हुई थी। बैठक जो होती थी तो उसमें जो है ड्राफ्टिंग मसौदा के
बारे में ही बात विमर्श चलती थी कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, इसी के बारे में बात विमर्श चलती रहती थी उस समय। इसमें जो है मतलब कि 7वां बैठक हुआ था, तो उस समय हमारे गांधी जी को जो है मार दिया गया था। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो 7वां जो है बैठक हुई थी, उसमें जो है श्रद्धांजलि दिया गया था हमारे महात्मा गांधी जी को। संविधान जो निर्माण हुआ तो उनको जो है हीलियम गैस में, मतलब कि जब तैयार हुआ उसको तो हीलियम गैस में रखा गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, किस गैस में रखा गया था, तो हीलियम गैस में रखा गया था। हीलियम गैस में रखा गया था। किस में रखा गया था? हीलियम गैस में रखा गया था। हीलियम गैस में रखा गया था। इस बारे में अब कहा जाए तो संविधान जो जब बना हमारा संविधान, तो उसमें क्या क्या थी। तो इससे पहले जो है प्रारूप समिति का जो है व्यक्ति कौन कौन था, ये जो है प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति थे। उन 7 व्यक्ति का नाम देख लीजिए। पहला जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमसे बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर जी। मैंने कहते बिहार के हम भी और बिहार के वो भी थे, इसीलिए ज़्यादा नाम हमको उसी का बुलाते रहता है। दूसरा जो थे वो के एम मुंशी। इसका पूरा नाम कल्याण लायन लाल मणिकलाल मुंशी था, उतना बड़ा नाम बस के एम मुंशी याद रखिए। तीसरा जो था तो बी एल मित्रा। बी एल मित्रा। बी एल मित्रा जब अति हो गए तो उसके बाद इसके जगह पर जो है वो ए एन माधव राव आए थे। इसके जगह पर जो कोई आया था, इसके जगह पर वो ए एन माधव राव आए थे। ए एन माधव राव। वो बी एल मित्रा की जगह पर ए एन माधव राव आए थे। इसमें जो चौथा सदस्य थे, पहला तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, बी एल मित्रा। इसमें जो थे वो सैयद मोहम्मद अयंगर थे। अयंगर। 5वां जो सदस्य थे वो थे कृष्णा अय्यर। आप इतने बड़ा नाम नहीं याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, इसे अयंगर, इसे कृष्णा अय्यर भी रख सकते हैं। इसे अय्यर, इसे अयंगर और इसे अय्यर रख सकते हैं नाम याद। ये जो होता है बी एल मित्रा की जगह पर ए एन माधव राव आए थे। कौन आए थे? ए एन माधव राव आए थे। इसकी जगह जो है ए एन माधव राव आए थे। इधर के एम मुंशी आए थे। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके बाद जो है एक डीपी खेतलानी थे। डीपी खेतानी। डीपी जो खेतानी जो थे, वो डीपी खेतानी जो है इसके जगह जब डीपी खेतानी की मृत्यु हो जाती है, तो डीपी खेतानी की मृत्यु के बाद इसके जगह पर टीटी कृष्णमाचार्य आए थे। कृष्णाचार्य। तो टीटी जो है ये कृष्णमाचार्य आए थे। कौन कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचार्य आए थे। तो पहला कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा था के एम मुंशी। तीसरा था बी एल मित्रा। चौथा था सैयद अली मोहम्मद अयंगर। तीसरा था कृष्णा अय्यर। डीपी खेतानी, जिसके नाम टीटी कृष्णाचार्य इसकी मृत्यु के बाद आए थे। और इसके बाद जो था एक जो था वो जो था वो एन जी अयंगर, तो बता ही दिए। एन जी अयंगर नहीं बताया। कृष्णा अय्यर, कृष्णा हाँ ठीक है, कृष्णा एन जी अयंगर था। एन जी अय्यर। एन जी अयंगर था। कौन था? एन जी अयंगर था। तो देख लिया, आज इतना ही था। मतलब कि इसके बाद जो है आगे हम पढ़ेंगे क्या संविधान में क्या क्या था, संविधान का प्रस्तावना क्या था, संविधान में जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिए गए थे,
और संविधान का निर्माण, जो उसके बाद संभाग पढ़ेंगे कि भाग में क्या है, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।